तो हम इन 4 चीज़ों पे पूरी साइंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बस आपको आज समझना है, चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारी आगे की क्लास जो कल से हम स्टार्ट करेंगे मेन पढ़ना, तो क्या होगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिलेबस को लेकर के। देखा जाए तो साइंस में 3 पार्ट होते हैं आपके, जो कि जनरल साइंस के अंतर्गत हम बात करें तो एक होती है जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान, और यही हम पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी। दूसरा जो टर्म आता है जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, और तीसरा इसमें आता है रसायन। यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जीव विज्ञान में जो मोटे मोटे तौर पे हम सिलेबस को देखें, सिलेबस आप सबके पास होगा, डाउनलोडेड है। किसी के पास सिलेबस नहीं है? डीपली नॉलेज नहीं है। डीपली नॉलेज आज हम चेकआउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी में हम पूछा क्या जाता है और सिलेबस है क्या इसका। बायो में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसमें 3 चीजें हम मेन बड़े एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। एक होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका, यानी कि सेल। कोशिका क्या है? आप एक ह्यूमन बीइंग हो या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल हो, हर एक में सेल्स होती हैं। अर्थात बेसिक जो फंडामेंटल है एक लाइफ का, वो होता है सेल। तो हम यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे, समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एक ह्यूमन स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है सेल्स के थ्रू, और उसकी क्या क्या यहां पर चीजें हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेल्स से रिलेटेड पूछे आते हैं और क्या पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो या अदर स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, वहां पे सेल्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, और वन लाइनर हैं तो किस तरीके क्या फैक्चुअल होते हैं या कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं। दूसरा जो टॉपिक है, कोशिका को जब आप स्टडी कर लेते हैं तो इसके बाद आती है 2 चीजें जिसको हम, जब आप अगर 11th और 12th में अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो वहां पे बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी में, बॉटनी जहां पर हम देखा जाए तो इसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जहां पर हम पढ़ते हैं पौधों के बारे में। तो यहां पर दूसरा जो टॉपिक हमें स्टडी करनी है वो है आपको प्लांट के बारे में। प्लांट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर जो फ्रूट्स होता है वो क्या होता है, बीज होता है या फिर फूलों के जो होते हैं पार्ट्स होते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के, और ऐसे कई सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़, आपने फलों को देखा होगा, कई बार जो फल मार्केट में आता है कई बार सीजन से पहले आ जाता है। जैसे आम को अगर आप देखें, अभी गर्मी का जब मौसम आएगा तो एक होता है, हम जानते हैं कि हाँ मार्च अप्रैल मई तक में आम आ जाते हैं, फिर थोड़े कच्चे होते हैं और एक सीज़न के बाद जून जुलाई तक पके हुए आम आएंगे। लेकिन देखा जाए तो ये समय से पहले पके हुए आम मार्केट में आ जाते हैं। तो इनको कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं इनको पकाने के लिए, अर्थात जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स का यूज़ क्या है, किन किन चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है, और प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप पैक्ड फूड आता है, मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, वहाँ से खरीद कर चीज़ें ले आते हैं, और कभी आपको बनाना, जैसे नूडल्स होते हैं, आपने डाले 2 मिनट में 10 मिनट चीज़ें पक जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपको रखे होते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो कौन से प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं जिनके कारण ये चीज़ें खराब नहीं होती। देखा जाए तो ये दैनिक लाइफ में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके उसको बारे में आप जानकारी हासिल नहीं करते, और क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाएंगे। बहुत ही चीज़ें अलग लेवल पे नहीं पूछेंगी, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पौधों से रिलेटेड इन सारी चीज़ों के बारे में, आपके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनके यूजेस के बारे में, उनके आपको किस तरीके से उनका विकास होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट में इनका विकास होता है, किस तरीके से ये प्रभाव डालते हैं। साइंटिफिक तौर पे यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर बेसिस भी, खेतियों के लेकर के कौन कौन कीटनाशक इत्यादि होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनमें कौन से पौधे होते हैं जो आक्रामक प्रजाति के इत्यादि के होते हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है तीसरा जो पार्ट है हमें जो बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, वो आता है जंतु और मानव। मोस्टली इसमें हमें मानव को पढ़ना है, अर्थात अपने बारे में जानना है, और मोस्टली जानना भी अपने बारे में क्या है, सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में, हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में। जैसे कि आपका हड्डियां होती हैं, हड्डियां किस चीज़ की बनी होती हैं, इन किसका क्या यूज़ होता है, कौन से बॉडी पार्ट में किसका किस तरीके का यूज़ होता है।
इसी तरीके का आपके जो होती हैं मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का क्या यूज़ होता है, इनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन्स का क्या यूज़ होता है, जैसे कि हम कभी बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं, कभी बहुत हंसी आती है, कभी बहुत उदास हो जाते हैं, कभी चीज़ों को लेकर, तो बिहेवियर हमारा जो होता है चेंज कैसे होता है, उसके लिए कौन से हार्मोन्स यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ही बॉडी पार्ट्स के बारे में, आप अपनी बॉडी पार्ट्स, अपने रिएक्शंस के बारे में, अपनी अलग अलग यहाँ पर बिहेवियर्स के बारे में, अपनी कोशिकाओं के बारे में और इन पार्ट्स के बारे में स्टडी करें। दूसरी चीज़ आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो होते हैं डिसीजेस को लेकर के होने वाले रोग, जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट हम पर पड़ा। लेकिन कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी पर किस पार्ट पर पड़ा? देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो हो गया आपके लंग्स, और बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेथ का जो रीज़न बना वो आपके लंग्स का फेल होना। तो यहाँ पर किस तरीके से इनका प्रभाव पड़ा। जो कोविड-19 है, जिसको हम कहते हैं कोविड, बेसिकली एक वायरस था। तो ये वायरस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किस बॉडी पार्ट्स को आपको प्रभावित करते हैं, इनको लेकर किस तरीके की मेडिसिन मार्केट्स में आई हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डिसीजेस को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, किस बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करने हैं, इनके कौन कौन से मेडिसिन मार्केट में हैं, इनका क्या यूज़ इत्यादि है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना। ठीक है, तो बहुत जनरल वे में बहुत सिंपल सी चीज़ें, और यहाँ पर 3 चीज़ें हमें मेन रूप से सिर्फ पढ़नी है। स्टार्ट हम कोशिका से करेंगे अपने लेक्चर्स को, सेकेंड पार्ट में पौधों पे जाएंगे, और लास्ट जब हम फिनिश करने की ओर बढ़ेंगे तो हम अपने बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सिलेबस में ओवरऑल जीव विज्ञान में हमें यही है। बाकी टॉपिक्स आएंगे तो इसमें कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि अब अगर हम इसी सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पादपों के बारे में कोशिका एक टॉपिक है, पादप आप पढ़ोगे तो इसमें पादप कोशिका। अब देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं एक कोश की भी होती हैं और बहुकोश की भी होती हैं। ठीक है, तो एक और बहुकोशिकी में क्या डिफरेंस होता है? आपकी ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी मूल इकाई कोशिका है, लेकिन हम कोशिका के आपकी कई सारी चीजों के एक क्रमिक रूप से विकास के कारण एक बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें आते हैं कोशिका के पश्चात हम पढ़ते हैं ऊतक को लेकर। टिश्यूज क्या होते हैं? जब कई सारी कोशिकाएं यहां पर आपको मिलकर बनती हैं तो उसका अगला जो पार्ट आपकी बॉडी पार्ट में बनता है वो होते हैं ऊतक। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे पादप ऊतक। ये ऊतक वाला पार्ट हम पौधों में भी पढ़ेंगे और ऊतक वाला पार्ट हम मानव में भी पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है कार्यात्मक स्थिति, कार्यात्मक स्वरूप। कार्यात्मक स्वरूप करने का मतलब है कि कौन सी चीजें किस पार्ट में आती हैं। क्या? यस, आप खड़े क्यों हैं? क्लास में आइए। देखिए, क्लास अगर आपको चल रही है तो मे आई कम इन नहीं पूछना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, कैमरे के बीच में नहीं आना है, आराम से आइए। लेट हो गया है, पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। टीचर को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पहली क्लास है और मेरी क्लास में आपको आगे ऐसे भी कंटिन्यू करना है। ना आप परेशान होइए और ना मुझे करिए बीच में टोकर। ठीक है, क्योंकि उससे फ्लो खराब हो जाता है चीज़ों का। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कार्यात्मक। कार्यात्मक क्या है? जैसे कि हम अपने बारे में ही समझते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि हमारे हाथ और पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, इन सब का कुछ यूज़ है ना? हाथ का क्या यूज़ है, पैरों का क्या यूज़ है, आंखें किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, किस लिए आती हैं, मुंह का क्या प्रयोग है। तो कार्यात्मक स्वरूप में हम यही समझने वाले हैं कि पर्टिकुलर किसी चीज़ का यूज़ क्या है। ठीक है, और इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे कार्यात्मक स्वरूपों के अंतर्गत ये टॉपिक आपको हम पौधों में पढ़ेंगे और इसको मानव के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। फिर इसमें आते हैं हार्मोन। अब ह्यूमन में तो पता है आपको हार्मोन्स होते हैं, क्या पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं? बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स को भी हम डिस्कस करेंगे दोनों ही तरीके से कि पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं और ह्यूमंस में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं। और एक चीज़ आती है कि यदि आपकी बॉडी में पर्टिकुलर किसी प्रकार का हार्मोन्स कम या ज़्यादा स्रावित होने लगता है तो उससे आपकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं, और उसको हम नाम देते हैं रोग। ठीक है, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का लो हो जाता है ना? किसी को मधुमेह की समस्या हो जाती है तो इंसुलिन की यहाँ पे कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर
अगर ज़्यादा हो गई, कम हो गया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन तरीके की चीज़ों को भी हम समझते चलेंगे, ठीक है, कि अगर हार्मोन्स आपकी बॉडी में सामान्य होना क्यों ज़रूरी है। सामान्य है तो अर्थात व्यक्ति सामान्य रहेगा बिना किसी प्रकार की समस्या के, लेकिन यदि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के चेंजेस आए तो आने के पीछे का रीज़न क्या है। जैसे किसी को आपने देखा होगा थायराइड बढ़ जाती है, उसका वेट अचानक बढ़ने लगता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है अब नॉर्मल तरीके से। तो वो क्या होता है, जो आपको थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका स्रावत जो होता है अर्थात बहन आपको निकलने का जो तरीका है सामान्य तरीके से ज़्यादा या कम की स्थिति में चले जाते हैं। तो हम हार्मोन्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऐसा दोनों ही बारे में। पौधों के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अलग चीज़ें पढ़नी, वहाँ पे एथिलीन आपको पढ़नी पड़ेगी, एसिटिलीन आपको पढ़नी पड़ेगी, जो उनकी डिफरेंसेस के रीज़न होते हैं, किस तरीके से पके जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स के बाद फिर आता है रोग। अब रोग में हमें और कई सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला, रोग किस कारण से होता है, तो रोगों के कई सारे कारण हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शैवालों की थोड़ी बहुत यहाँ पर इफेक्चुअल भी आपको पड़ता है। तो यहाँ पर रोगों के और भी स्वरूप हैं। एक तरीके से हम इसे पढ़ते हैं संक्रामक रोग, एक पढ़ते हैं हम असंक्रामक रोग। संक्रामक जैसे जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, जैसे कि जुकाम हो जाती है, बहुत नॉर्मल होता है, अगर एक घर में किसी को भी हो गई तो धीरे धीरे बहुत आसानी से सबको हो जाती है एक के बाद दूसरे को, तो उसे हम कहते हैं किसी के संपर्क में आने के कारण फैलने वाले रोग, जिसे संक्रामक कहते हैं। कुछ ऐसे रोग होंगे जो असंक्रामक होंगे, अर्थात आप बीमार हैं या मैं बीमार हूं, मैं आपको नियमित यहाँ पर आऊँगा, आपसे मिलूंगा, लेकिन आपको वो रोग नहीं हो सकता है। जैसे कि कैंसर, कैंसर संक्रामक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप्स के रोग हैं और किसके कारण होते हैं, इसका फिर आपकी बॉडी इफेक्ट किस तरीके से होती है, इन सारी चीज़ों को भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको कई सारी मल्टीपल तरीके से चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इन सारी चीज़ों को इन डिटेल वे में हमें यहाँ पर देखना है पूरे लेक्चर सीरीज में आगे चल करके। अब यहाँ पर ये तो आपको हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है, बाकी हम सिलेबस जब आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करना पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें हम और डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको समझना है, मैं ज़्यादा नहीं 3 साल का एक आपको रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू कि आपको क्वेश्चन पूछे कितने गए हैं जनरल साइंस में और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सबसे पहले लेते हैं यूपीएससी को। यूपीएससी में पिछले 3 साल ऑन एन एवरेज क्वेश्चन, ईयर बाय ईयर भी देखना है तो हमने 2022, 21 और 20 इन 3 साल में ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन है यहां पर आपको 10 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन बट अगर यहां पर एक समस्या है, समस्या यह है कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ साइंस नहीं होती, जनरल साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक भी होती है और यूपीएससी जो है वो अब कहीं ज़्यादा जो फोकस है वो साइंस एंड टेक पर है। और इसमें से अगर 14 क्वेश्चन वो प्री में पूछ रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारा और बड़ा जो पोर्शन होता है, करीब 7, 8, 9 या 10 क्वेश्चन कई बार वो सिर्फ साइंस एंड टेक से सीधे पूछते हैं और वो साइंस एंड टेक जो करंट में, ठीक है, जो करंट ओरिएंटेड 1 से 1.5 साल में आपको साइंस एंड टेक डेवलप हुई होगी वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछेंगे। लेकिन हाँ, रही बात जनरल साइंस की तो यहाँ पर आपको 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ जनरल साइंस के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको साइंस एंड टेक आपकी अच्छी कंप्लीट वहाँ पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। साइंस, जनरल साइंस का अगर इंपॉर्टेंस हम बात करें, कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको साइंस एंड टेक के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं यूपीपीएससी की। सेम 3 ईयर का इनका भी देख लीजिए। यहां पर भी जो क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे गए, यहां जनरल साइंस ही पूछी जाती है, तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कभी इन्होंने 12, कभी 14, कभी 15, कभी 16 ऐसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से। तो ऑन एन एवरेज यहां पर भी मान करिए कि 12 से 15 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के यूपीपीएससी में प्री के एग्जाम में वो पूछते हैं। और अगर हम देखें कि परसेंटेज कितना आएगा तो यहां पर आपको पता है कि करीब यहाँ पर 10%, 8% या 9% जो क्वेश्चन आपको आएंगे पूरे के पेपर में, आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर देखा जाए, उससे ज़्यादा भी कई बार हो जाता है, तो वो आपको जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। और इसमें भी हमने कहा ये 3 पार्ट हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये भी समझ लीजिए यूपीपीएससी में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो बायो से पूछते हैं। अर्थात इसका एक क्रम है
कि आपको घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा वो बायो से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं एक स्टैट के थ्रू बता देता हूँ। जैसे उन्होंने मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन में वो आप देखेंगे तो इसका 50% आपको बायो से क्वेश्चन होता है, 30 to 35% फिजिक्स क्वेश्चन होंगे और 15 से 20% क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से होते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा एक बड़ा पार्ट या हाफ एन आवर जो क्वेश्चन है आपके वो सिर्फ और सिर्फ बायो से रिलेटेड होंगे। इसलिए आपकी बायो अच्छी होनी चाहिए यूपीपीएससी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है बीपीएससी का। बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं जनरल साइंस से। ये 22, 24, 25 इतने ज्यादा क्वेश्चन वो प्रीलिम्स के एग्जाम में जनरल साइंस से पूछते हैं और यहां भी वही एवरेज है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है बायो से आते हैं, फिजिक्स से आते हैं और फिर केमिस्ट्री से आपको आता है। और यही क्रम आपको लगभग हर एग्जाम में, बस हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको डिफरेंट है। कहीं 10 क्वेश्चन जैसे एमपीपीएससी में देखें वहां भी 8, 9, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको यूके में है, झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है। हर एक स्टेट पीएससी में अगर आप एग्जाम को देखेंगे, प्रीलिम्स के एग्जाम को देखेंगे, तो वहां पर आपको कम से कम 10 क्वेश्चन जनरल साइंस से मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी यूपीएससी को छोड़ दें जहां पर सिर्फ आपको सिर्फ मेन जनरल साइंस से क्वेश्चन आपको कम होते हैं, बाकी अदर स्टेट पीएससी में अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी जनरल साइंस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ इसी बेस्ड होते हैं और आप आसानी से अगर इस पर एक अच्छी कमांड हासिल कर ले। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीख कर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी दैनिक लाइफ की चीज़ों पर आप ध्यान देने लगेंगे तो आपकी साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी और उस पर आप ये 10-15 क्वेश्चन आसानी से वहाँ पर अटेम्प्ट करके आएंगे। बहुत कोई बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जब आप आगे पढ़ेंगे, अगर जनरल साइंस नहीं भी आपने पढ़ी है तो भी जनरल साइंस से आपको बहुत बड़े कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं और 2-2 लाइन के कॉन्सेप्ट हैं। 2 लाइन में वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। हमें 2-3 पेज में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन लगेंगी कोई भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने में। तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे हैं, ये तो हो गया स्टेट बेस की नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे कितने जाते हैं। अब ये भी समझ लीजिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखिए जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप के हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टैट। साइंस में स्टैट क्या है? साइंस में स्टैट है जैसे कि आपके पूछ लिया कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, स्टैट है ये, ठीक है। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि कोशिका खोज किसने की, स्टैट है ये, ठीक है, जो चेंज नहीं होता है आपको, ठीक है। एक फिक्स है, एक नंबर आपको कहे जाए एक लाइन में जिसका आप आंसर दे सकते हैं, एक शब्द में जिसका आप आंसर दे सकते हैं। तो इसने स्टैटिकल बेसिस जो क्वेश्चन है, एक तो ये आपको पूछा जाएगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका कॉन्सेप्ट। अर्थात कोई अवधारणा पूछ लिया, जैसे कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो अब कोशिका क्या होती है, उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दी थी और उनमें से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोशिका हम किसे कहते हैं तो आप उनमें से सही ऑप्शन को टिक करके आ जाओ। तो यहां पे साइंस को दोनों तरीके से हमें पढ़ना है। स्टैट बेस्ड चीजें भी क्लियर रहनी चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप हो सकता है उसमें आधे क्वेश्चन छोड़ के आओगे और अगर आप स्टैट में अच्छे नहीं हो तो आप आधे क्वेश्चन स्टैट वाले छोड़ के आओगे। तो इसलिए स्टैटिकल बेस्ड और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड दोनों चीजों को हम साथ में लेकर स्टडी करेंगे और दोनों चीजों को हमें साथ में लेकर यहां पे पढ़ना भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमने यहां पर देख लिया और साथ ही साथ यहां पे क्वेश्चन को किस तरीके से पूछते हैं ये हमने यहां पर देखा है। अब बात आती है इसको स्टडी कैसे करेंगे, करने की तरीके क्या हैं और इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए रणनीतियों में कई चीजें आती हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, बुक क्या होगी, रिसोर्स क्या होते हैं, पढ़ना किससे है। तो पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई यहाँ पे संसाधन होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, पीडीएफ होता है, नेट होनी चाहिए और एक अच्छा रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जिससे आप साइंस का ए से लेकर जेड तक कोई और रिसोर्स की उसके बाद जरूरत ना पड़े। यहाँ पर एक ही बुक हो लेकिन वो बुक इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हो और साथ ही साथ इस चीज़ पे ज़रूर फोकस्ड होनी चाहिए बुक कि आपके एग्जाम को ध्यान में रख कर लिखी गई हो, अर्थात सिविल सर्विस एग्जाम को। तो इसके लिए आपको जनरल साइंस में ये आपको एक बुक है जिसको हम कहते हैं परीक्षा वाणी की जीव विज्ञान की ये बुक आती है।
आपको इस बुक को लेने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। देखिए, कोई भी जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए क्या है कि अच्छा रिसोर्स होना। दूसरा, मैंने आपको यहां पे एनालिसिस कर दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, है ना, लेकिन क्या आपने देखा है? क्या आपको देखना चाहिए? देखना चाहिए। क्या देखा है? शायद नहीं, है ना। तो ये बुक आपको उस काम को आसान बना देगी। अर्थात इसमें हर एक चैप्टर के बाद, जैसे हमने कहा हम कोशिका पढ़ेंगे, है ना, कोशिका पढ़ने के बाद इसमें कोशिका से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए, आईएएस में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, अदर स्टेट पीएससी के एग्जाम पूछा गया, उन्होंने उस चैप्टर्स के पीछे वहां पर उन क्वेश्चन को लिख दिया। आप वहां पे देख सकते हैं कि कोशिका से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चन और किस किस एग्जाम में पूछे गए। तो आपको यहां पर हर चैप्टर के बाद ऐसे ही यहां पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपको न सिर्फ पढ़ने का बल्कि साथ साथ ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपने जो पढ़ा है उसमें देखा जाए तो किस तरीके क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और आप चाहेंगे पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं बुक्स के इन्हीं क्वेश्चंस को बिना इसके आंसर को देखे आप इसके टेस्ट, अर्थात एक तरीके की टेस्ट सीरीज आप मान लीजिए, और आप टेस्ट दे सकते हैं कि हाँ, मेरी कितनी यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई है। अर्थात आप लेक्चर को अटेंड करिए, समझिए, उसके बाद घर जाकर पढ़िए, और जब आपको पढ़ जाए कि हाँ रिवीजन कर लिया है मैंने, तो आप इसको टेस्ट सीरीज के थ्रू एक तरीके से आप इसे टिक करके देख सकते हो कि हाँ, मुझे कितना आने लगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे, और साथ ही साथ टेस्ट भी हो जाएंगे। आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे आ रहे हैं और किस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं तो किस तरीके के हैं, और अगर स्टैटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वो कैसे हैं। अर्थात हर एक चीज जो आपको होनी चाहिए एक बुक में, जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम को यहाँ पे आसान बनाती है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाती है, उसके लिए आप यहाँ पे परीक्षा वाणी की इस बुक को जरूर ले लीजिए। और यही एक बुक इसमें भी आती है, ना सिर्फ ये बायो में है बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, भौतिक और रसायन की एक ही बुक आती है, अलग अलग नहीं आती है। क्योंकि आप देख सकते हैं बायो की एक आती है क्योंकि इनका 50% का योगदान है, और फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि मिलकर 50% बनते हैं, इसलिए इनकी एक बुक आती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दोनों बुक अगर आप ले लेते हैं, जनरल साइंस का आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं भी अच्छी है तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में, कि आप इन चीज़ों को इस बुक्स के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी क्लियरेंस हो गई, बुक कौन सी लेनी है और क्यों लेनी है। अब बात आती है कि साइंस को पढ़ने का तरीका क्या है। देखिए, साइंस में हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको हाईलाइटेड रहता है। मैं ये भी बता दूं आपको, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जनरल साइंस से खूब क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने उस क्वेश्चंस को या उस टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है तो आपके, कहता हूं कि आपको अगर 15 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं तो आराम से आपको 10 से 12 क्वेश्चन सेम उन्हीं टॉपिक से बार बार वो पूछते हैं। हाँ, क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक वही रहेगा। जैसे कि एक होता है रोग, रोग वाले टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और हर बार एक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कई बार 2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ रोगों से लेकर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक डिसीज वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। कौन से रोग हैं, किस तरीके के रोग हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किसके कारण होते हैं, किस अंग को प्रभावित करते हैं, कौन सी मेडिसिन आ रही है, हर एक चीज वो हो सकता है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपसे एक साल उन्होंने पूछा कि मलेरिया किसके कारण फैलता है या किसके कारण होता है। ठीक है, तो उन्होंने मच्छरों के नाम पूछ लिए, तो आपने वहां टिक कर दिया। अगले साल उन्होंने पूछ लिया कि मलेरिया से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है क्वेश्चन मलेरिया पर ही, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, अलग चीज पूछ ली उन्होंने। तो अगर आपने मलेरिया को एक बार अच्छे से स्टडी कर लिया तो उससे वो कितने भी क्वेश्चन वहां पे पूछ लें, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो डिसीज में हमें मल्टीपल चीजों को एक ही टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करनी, और इस तरीके से कि वहां पे कैसा भी क्वेश्चन वो पूछते हैं हमें वहां पर आना चाहिए। ठीक है, तो एक रोग वाला जो टॉपिक है ये बहुत पूछा जाता है। दूसरी जो चीज वो पूछते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स इन आप कह सकते हैं प्लांट से रिलेटेड भी और ह्यूमन रिलेटेड भी, दोनों तरीके से चीजें वो पूछते हैं। ठीक है, पौधों में ज्यादातर चीजें पूछते हैं कि कौन सी हार्मोन्स का किस चीज के लिए हम प्रयोग करते हैं, और ह्यूमन बेस में किस चीजों की कमी से किस तरीके के आपको कह सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर आपको पूछेंगे। तीसरी चीज होती है जो आप कहते हैं डेली हैक्स, जिसको हम कहते हैं कि दैनिक दिनचर्या में होने वाली गतिविधियों को लेकर के। अब डेली हैक्स में कुछ भी पूछ सकता है, और इसके लिए आपको थोड़ी सी करंट पर ध्यान रखना है इस चीज के लिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड होते हैं। करंट में कुछ भी हो सकता है, कोई नई खोज आ सकती है, जैसे सेल से रिलेटेड हो गया, कोई यहां पर उन्होंने सर्जरी नई खोज ली है किसी चीज़ को लेकर, किसी रोग का नया निदान उन्होंने खोज लिया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। किसी तरीके की नई टेक्नोलॉजी उन्होंने साइंस बेस्ड उन्होंने खोज ली है जो कि बायो से रिलेटेड है, बायोटेक जिसको हम कहते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। कोई यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है साइंस से रिलेटेड, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डेली हैक्स अर्थात कि यहाँ पर करंट ओरिएंटेड साइंस को ध्यान में रखकर भी स्टडी करनी है। अब करंट को पढ़ना कहाँ से है, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, जिसमें आपको साइंस वाला जो टॉपिक आता है उसको देखना है। साइंस का देखिए, एक तो होता है साइंस रिलेटेड भी होता है, बाकी मैगजीन्स भी आती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैगजीन जो होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विस को ध्यान में रखकर आपको बनाई जाती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी साइंस एंड टेक का पोर्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप दैनिक दिनचर्या की चीज़ों को देखिए, पुरस्कार को लेकर में जैसे नोबेल प्राइज़ मिलता है आपको, नोबेल प्राइज़ चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है और रसायन के क्षेत्र में मिलता है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब पूछ क्या सकता है इसमें, एक क्वेश्चन पूछेगा कि पर्टिकुलर जो नोबेल रसायन के क्षेत्र में मिला है किसको मिला है, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा कि वहां पर किस खोज के लिए मिला है, ठीक है, और जब वो खोज के बारे में पूछेंगे, और तीसरा फिर उस खोज से रिलेटेड मैटर क्या है। तो क्वेश्चन वो 3 तरीके से पूछ सकता है, या सिर्फ नाम पूछ लेगा वैज्ञानिक का, या किस खोज को उन्होंने पूछा है, या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये तीनों चीजें। तो यहां पर आपको करंट पर इन सारी डेवलपमेंट को आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि क्या चीजें आपको दैनिक लाइफ में, या नई नई चीजें आपको क्या मार्केट में आ रही हैं, किस तरीके की खोज हो रही है, या क्या आपके आसपास चल रहा है। अगर आपने यहां पर इसको कमांड में रखा तो आप नंबर ऑफ चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो बची खुची चीजें हैं वो आती हैं फिर आपको ह्यूमन बेस्ड। ह्यूमन से रिलेटेड आपको सारी चीजें अच्छे से डिस्कस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद ह्यूमन हैं, आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, और आपकी साइंस में इतनी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए कि आप कम से कम अपनी बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक IAS PCS के एग्जाम देने जा रहे हैं, एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो सामने वाला अगर इंटरव्यूअर होगा तो वो भी आपसे इतना एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम आप बहुत बड़े साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन क्या अपने बारे में, आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में कम से कम इतना तो अच्छे से पता होना चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी है। हमें 8-9 तक की भी साइंस अगर हमने पढ़ी तो वहाँ पे हमें यही पढ़ने को बार बार मिलता है। और एट द लीस्ट फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मिसलेनियस जिसको हम कहते हैं, जिसमें सेल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आपको कार्यात्मक स्वरूपों को लेकर के हो गया, या अदर मिसलेनियस टॉपिक आपको उसमें पूछेगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर देखें तो आप इन 3 चीज़ों पर अच्छे से पकड़ यहाँ पर बनानी है हमें, एक रोग रिलेटेड, एक हार्मोन्स रिलेटेड, और तीसरा डेली हैक्स पर अगर हमारी कमांड रहेगी, और चौथा फिर उसमें ह्यूमन को भी हम ऐड कर लें तो हमारी जनरल साइंस के मोस्टली क्वेश्चन हम आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए कितना पढ़ना है, तो अगर हम कहें कि हमारी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी डेली, और उसके बाद आपको घर में भी जाकर रिवीजन करना है। रिवीजन ही नहीं करना है, मैंने आपको वर्कशॉप सेशन में एक बात बोली थी, याद है? किस बारे में? शॉर्ट नोट्स, याद है? ये आपका टास्क रहेगा मेरी क्लासेस का। आपको डेली की क्लास के बाद घर जाकर के शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने, जो मैं लिखा के या पढ़ा के भेजूंगा वो नहीं होने चाहिए। उसको अपने लेवल पे पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उनके की पॉइंट्स, की वर्ड्स, की स्टैट, उससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने कैसे हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, ठीक है। एक टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाना शुरू करूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि देखिए यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या क्या चीजें शॉर्ट नोट्स में सिर्फ लिखेंगे और बाकी चीजें आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया डेवलपमेंट हो जाएगा, और आपको वही आइडिया जो होता है अदर सब्जेक्ट में भी फॉलो अप करनी है। और जब आप बना लेंगे एक बार, तो आप उस नोट्स को चेक भी कराएंगे, ठीक है। मैं डेली सबकी नहीं चेक करूंगा, तो किसी की भी 1 या 2 डेली बेसिस पे देख लिया करूंगा, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। तो यहां पर आपके नोट्स कैसे बन रहे हैं, और उसमें एक रेगुलरिटी का होना, ताकि आपको जब रिवीजन का टाइम आए तो आप उन्हीं चीज़ों को आप वापस पढ़ें। लेकिन हाँ, रिवीजन करने के बाद और समझने के बाद ही नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं कि जो नोट्स आपको छपे छपाए मिल रहे हैं बस गया उसी को उतारना शुरू कर दिया। रीज़न क्या है? देखिए, माइंड जो होता है काम कुछ ऐसे करता है कि उसे क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। जो चीज़ें उसे समझ में आ जाती हैं उन चीज़ों को वो बार बार या हर जगह वो लिखता नहीं फिरता है, उसके माइंड में एक बार बैठ गया, ठीक है। और माइंड्स क्या होता है ना, आपको चीज़ों को देखता कैसे है, उसको एक विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, अर्थात एक इंटर रिलेट करके आना चाहिए।
आप जो कीवर्ड लिखने जा रहे हो उस कीवर्ड को आपने लिखते समय अपने माइंड में किस तरीके का विजुअल क्रिएट किया है, वो विजुअल रह जाएगा। और जब आप उस वर्ड को दोबारा रिवीजन के समय पढ़ेंगे तो सिर्फ वर्ड को पढ़ने के बाद वापस से वही विजुअलाइजेशन क्या होगा, आपके माइंड में रिक्रिएट हो जाएगा और आपको बाकी उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आपको याद रहेगा। तो सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि क्रिएटिव रखना है अपने माइंड को। उस टाइम पे जब कीवर्ड को आप नोट डाउन करने जाएंगे तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो नोट डाउन कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते समय हमारा माइंड कितना एक्टिव है। इसलिए थके हुए होकर अगर माइंड काम नहीं कर रही या बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई है उस समय रिवीजन करने नहीं बैठना है। फ्रेश होकर थोड़ा सा ब्रेक लेकर उसके बाद रिवीजन रखिएगा। जैसे होता नहीं कि क्लास से जाने के बाद तुरंत जाके बैठ के पढ़ने, नहीं, जाइए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, बॉडी को आराम दीजिए, ठीक है, मेंटली थोड़ा फ्रेश होइए और उसके एक गैप के बाद अपना रिवीजन का प्लान बनाइए। और जब रिवीजन का प्लान बनाइए तो बाकी काम खत्म करके और फिर उस टाइम का 1 घंटा भी अगर आप देते हैं तो आपका काम वहां पर आसानी से रिवीजन का हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? तो यहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको रिवीजन जरूर करना है और इसके लिए यहां पर शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं। ये आपका टास्क रहेगा डेली बेसिस पे। वीकली तक आपको अगर किसी दिन का गैप भी हो जाता है तो संडे आपको ऑफ मिलता है, उस चीज को यूटिलाइज करना है और संडे तक चीजों को प्रयोग करना है। और एक चीज और, मंडे टू संडे पढ़ने की जरूरत नहीं। संडे ऑफ किस लिए रखा जाता है? ताकि हम भी एज अ टीचर भी ब्रेक लेते हैं, चीज़ों को कह सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक आपको रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, थोड़े नए आइडियाज़ के लिए होता है, थोड़ी सी नई एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अगले बार मंडे से सैटरडे फिर से लगना है। तो बॉडी को अगर आप एनर्जाइज करते रहोगे, उसे रिफ्रेश करते रहोगे बीच बीच में, जैसे होता नहीं कंप्यूटर या मोबाइल आप यूज़ करते हो, बीच बीच में उसमें अपडेशन आती हैं। क्यों आती हैं? ताकि मोबाइल या जो भी आप सॉफ्टवेयर इत्यादि यूज़ कर रहे हो वो वापस से बेहतर तरीके से और काम करें। तो हमारे लिए अपडेशन यही है, रिफ्रेशमेंट यही है कि हम थोड़ा सा ब्रेक लें, बीच में रुकें, अपने आप की बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों को रिफ्रेश करने के बाद वापस से काम पे लगें। और यही काम, थोड़ा सा ब्रेक आपको अगले 6 दिन के लिए तैयार कर सकता है। इसलिए संडे को यूटिलाइज आपको इस तरीके से करना है कि बहुत ज़्यादा उसको स्टडी ओरिएंटेड नहीं रखना है, थोड़ा सा आप अदर चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी मेंस के बाद नहीं होती है, आपकी तैयारी अभी से होती है। और इंटरव्यू में होता क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है इसको चेकआउट किया जाता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है ये चेक किया जाता है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं ये चेक किया जाता है, आपको करंट के साथ कितने अटैचमेंट हैं ये देखा जाता है, आपको स्ट्रेस में किस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्ट करते हैं वो देखा जाता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। तो आप कुछ अदर चीज़ों पर काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, अपनी एक्टिविटीज़ पर, अपनी कह सकते हैं डेली लाइफ पे, हेल्थ को लेकर के। तो इन चीज़ों पर भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हॉबीज़ बहुत सारे लोगों की होती होंगी, कुछ ना कुछ आप लोगों की भी होंगी, या सिर्फ पढ़ना ही है? हॉबीज़ हैं आप लोगों की या नहीं है? या इसके बारे में मेंस के बाद सोचेंगे कि 3 महीने रहेंगे कुछ ना कुछ डेवलप तो कर ही लेंगे, ऐसा है? आशीष, संडे निकालो चेस करने खेलने के लिए, ऑनलाइन इतने सारे गेम हैं, कंप्यूटर के साथ आप खेल सकते हो चेस। चेस खेलिए। हाँ, मंडे सैटरडे आप पढ़ना बहुत है, मंडे सैटरडे पढ़िए, आप जितना टाइम निकाल सकते हो पढ़ो, लेकिन संडे को रखो कि आप अपनी हॉबीज़ पर भी काम करो। मैं कहूँगा इंटरव्यू के लिए तैयारी 3 महीने में नहीं होती और कोई भी पर्सनालिटी 3 महीने में चेंज नहीं होती, कोई भी चीज़ें आदतें नहीं आ जाती हैं और कोई भी आप उसके बेनिफिशियल्स नहीं गेट कर पाते हैं। इसलिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा अपने पर। अच्छा है, और रनिंग बेसिकली आपको सिर्फ मेंटली नहीं आपको फिजिकली भी फिट रखती है। ठीक है, हाँ, तो डेली ये तुम रनिंग आप डेली कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग उठो, थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम निकाल लो अपनी रनिंग के लिए। 15-20 मिनट भी अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी है आपके लिए, पूरे दिन के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बैलेंस करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ स्टडी पे ही नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना है। आप ठीक है, हमें ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड होना है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंडे टू सैटरडे आप स्टडी करिए और जितनी हो सके उतनी करिए, लेकिन सिर्फ संडे को एक दिन लीजिए जहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेकर चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी रणनीति में इन चीज़ों को भी रखना है कि संडे को आप यूटिलाइजेशन डिफरेंट तरीके से करेंगे, स्टडी ओरिएंटेड ना होके पर्सनल ओरिएंटेड होकर के।
अपने आप को किस तरीके से इंप्रूव, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, हमारे माइंड में पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो कई बार आसपास की चीज़ों से निगेटिविटी में भी आ जाती है और आप डिमोटिवेट हो गए एक टाइम के बाद। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा सबका एक ही रीज़न होगा डिमोटिवेट होने का। हर एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहां वो डिमोटिवेट होता है, ठीक है। किस चीज़ को लेकर होगा पता नहीं, लेकिन आप होंगे एक टाइम पर। तो बॉडी में क्या होता है ना कि कई बार आपने हेल्थ को लेकर भी वो डिमोटिवेट हो सकता है, कई बार पढ़ने को लेकर के बहुत ज़्यादा जितना टाइम उसे देना है वो नहीं पढ़ पा रहा है, कई बार बीमारियां, कई बार फैमिली इशू, कई बार इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, और आप क्या होते हैं अपने एग्जाम में उतना फोकस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा क्या करना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है ताकि बीमार कम हो, ठीक है। बीमार जितना कम हो, क्योंकि बीमारी क्या होती है ना सिर्फ आपको फिजिकली प्रभावित करती है बल्कि मेंटली भी करती है। आपकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक इतना हो जाती है कई बार 1 हफ्ते, कई बार 2 हफ्ते हो जाते हैं। और जो ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद आप वापस से पहले जैसी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आपको फिर से टाइम लगता है उसको प्राप्त करने के लिए। अर्थात अगर आप 5 से 10 दिन के लिए बीमार पड़ गए तो आप समझ लीजिए महीनों हो सकते हैं आपकी पूरी की पूरी जो स्टडी जो होती रूटीन है वो खराब हो जाएगी। होती है, फील किया होगा कि जो चीजें चल रही होती हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती हैं। तो हमें यहां पर देखिए साइंस पढ़ने जा रहे हैं, और इस साइंस में हमें थोड़ा सा अपना बिहेवियर भी साइंटिफिक ही रखना है, अपनी बॉडी को साइंटिफिक तरीके से मेंटेन करके चलना है। इसको किस तरीके से हमें यूज करना है और इससे कितना ज्यादा यूज कराना है वो तभी होगा जब हम इसका भी ख्याल रखें, ठीक है। और इसका ख्याल आप खुद रखेंगे और कोई नहीं रखने वाला। बहुत सारे लोग फैमिली से दूर आकर रह रहे होंगे, घर में रहते हैं तो एक फ़ायदा ये रहता है कि हाँ मम्मी पापा हैं, आपको चीज़ें समय समय पे हाँ खा लो पी लो ये सो लो, तो वो चीज़ें रिमाइंड कराते रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं, यहाँ हमें अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को यूज़ करना है अपनी बॉडी और मेंटली। इसके लिए आप चाहे योग करिए, थोड़ा रनिंग करिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी क्रिएट करिए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ पर काम करना शुरू करिए, और नहीं है तो डेवलप करिए। सोचिए कि क्या हो सकती, क्या पसंद है। हॉबीज़ बेसिकली आपको खाली टाइम में उसका यूज़ कैसे करना है या क्या करना पसंद होता है। किसी को जैसे उन्होंने कहा मुझे चेस खेलना है, ठीक है, खाली टाइम मिला तो खेल लेते हैं, नहीं मिल रहा है तो नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर लेते हैं। ऐसा ही हर किसी की लाइफ में कुछ होता है कि कुछ ना कुछ वो करना पसंद करता है। तो देखिए कि क्या करते हैं आप या क्या करते थे, कुछ ना कुछ आप इससे पहले इतना बिजी तो नहीं रहे हैं हमेशा, तो क्या करते थे, इन चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए पढ़ने को लेकर यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, हमें अपने एक सिंपल से प्रोसेस लेकर चलेंगे हम लोग। पहली चीज़, सिलेबस जो होगा के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। दूसरा, बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। लेक्चर डेली अटेंड करने हैं बिना गैप के। चौथा, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं रिवीजन के बाद। टेस्ट सीरीज इसकी देनी है। कोई भी डाउट्स होंगे, डाउट्स का टाइम रहेगा आपको क्लास स्टार्ट होने पर, अर्थात या तो जैसे हमने पढ़ाया अभी नहीं समझ में आप पूछ लो। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि हम अभी तो हो सकता है समझ में आ गया या कम समझ में आया, सोचा कि चलो पढ़ के, तो घर जाते हैं रिवीजन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आई, है ना। तो आप अगले दिन जब क्लास में आएंगे तो पहला 5 मिनट या 10 मिनट जो भी लगेगा हम पहले डाउट ले लेंगे, ताकि पिछली जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। और जब पिछली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आगे की चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे, तो इससे इंटरलिंकिंग करना भी हमारे लिए आसान रहेगा। तो क्लास के पहले 5 से 10 मिनट हम क्या करेंगे, डाउट्स क्लियर कर लिया करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की क्लासेस हम यहाँ पर लेंगे। इसके अलावा बीच बीच में हम हो सकता है कि ऑन द स्पॉट क्लास में ही आपके टेस्ट ले लिए जाएं। पढ़ाने के बाद लास्ट के 10 से 15 मिनट आपको 5 से 7 क्वेश्चन दे करके आपका टेस्ट देख लिया है, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। होता नहीं, एक होता है आपको एक डेट बताई जाए, एक टाइम बताया जाए तो आप तैयार होते हो, उसके लिए एक प्रोसेस लगता है। और एक होता है ऑन द स्पॉट, आपका माइंड उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करता है। अचानक से कोई चीज़ हो, उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हैं। स्कूलों में होता है ना कि जब टेस्ट सीरीज बता दी जाती है, कई बार बच्चा आता नहीं, गायब, देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के लिए बताया नहीं जाएगा, अचानक ले लेंगे, देखेंगे आप लोग कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उससे मुझे भी अंदाज़ा लगेगा, पकड़ में मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग बोल दोगे सर हम तो पढ़ते हैं सर जाके, तो पढ़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है कि नहीं। एक होता है ना जो हमने डिस्कस किया था, सर याद नहीं होता है। याद होगा, लेकिन जब पढ़ोगे, और पढ़ोगे नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ छोड़ दो वो रट्टा लगाने वाली, बस बुक पढ़ा और रात भर पढ़े हुए हैं रट्टा मारते हुए, पता लगा वो क्वेश्चन आया नहीं, जो रट्टा मार के गए वो आया नहीं, खत्म। क्या लिखना है फिर, उसको इधर उधर करके लिखना होता है। लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं क्लियर होंगे आप फंस जाओगे, हर जगह फंसोगे। और ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है,
जैसे इकोनॉमी को लेकर आप सबको दिक्कत होती है, इकोनॉमी कभी नहीं समझ में आएगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हर बार पढ़ोगे, हर बार भूल जाओगे, हर बार वही चीजें सामने आएंगी और हर बार आप उसका आंसर गलत ही दोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बार भी सही से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ही नहीं। ज्योग्राफी है, उसमें अच्छा फायदा यह होता है कि चीजें विजुलाइज हैं, मैप है, चीजों को आप देख सकते हो, ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, आप उनके इंटरलेट करके उससे चीजें देख सकते हो। लेकिन इकोनॉमी ये सारी चीजें नहीं होती इकोनॉमी, लेकिन ये चीजें बनाई जा सकती हैं। साइंस है, साइंस में चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको इमेजेस मिल जाएंगी, आप जो पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, मैगजीन्स में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो वहाँ बेस को यूटिलाइज करना है, हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए जो भी आइडियाज़ हैं वो आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, पढ़ने हैं और बार बार इसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस जो होंगी उसके बारे में दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, क्लासेस 11 से लेकर के 12:30 तक रहेंगी, अर्थात 1.5 घंटे की क्लासेस हैं। हाँ, लेट हुआ है, कल से टाइम पे रहेंगे। इन 1.5 घंटे का यूज़ क्या करना है, क्या सिर्फ पढ़ना है? तो देखिए, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा हम इसको डायनामिक रखेंगे। है जनरल साइंस की क्लास तो वो तो पढ़ेंगे हम, और 90 मिनट्स की क्लास है तो मैं आपको 75 मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन 15 मिनट हम पढ़ेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? कुछ अदर एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई भी टॉपिक डिस्कशन हो सकता है, करंट ओरिएंटेड चीज़ें हो सकती हैं, डेली लाइफ की चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ हॉबीज रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हो सकती हैं, या आपकी दैनिक लाइफ में चीज़ों को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ हम अदर एक्टिविटीज़ पर भी काम करें, अर्थात सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी है जो आपके लिए जरूर है। हाँ, ऐसे डिस्कशन नहीं होंगे जिनका कोई मतलब नहीं है इस एग्जाम से, जो बेकार की बातें हैं, हमें उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन हाँ, हम उन 15 मिनट को थोड़ा सा यहाँ पे डायमेंशनल तरीके से यूटिलाइज करेंगे। आपको ना सिर्फ यहाँ पे पढ़ाना है मुझे, बल्कि बहुत अदर चीज़ें भी सिखानी हैं जो आपके लिए एज ए एस्पिरेंट IAS के लिए अच्छी होनी चाहिए। आपको उसमें अच्छा होना चाहिए, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में नॉलेज के साथ साथ और अदर एस्पेक्ट भी होते हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को लेकर भी इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर 75 मिनट हम साइंस पढ़ेंगे, जिसमें बायो होगी, और 15 मिनट जो होगा वो हम यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। क्या होगा वो उसी दिन हम टॉपिक, जिस दिन क्लास होगी उसी दिन देखा जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसमें। इसके अलावा हम इसमें कभी कभी 5 मिनट के टेस्ट भी होंगे, जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जो टॉपिक हम पढ़ा चुके होंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसलिए और कभी भी हो सकते हैं, पहले से आपको ना पता होगा, ये भी मैं बता दूं। ऐसा नहीं मैं डेली लूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं लूंगा, लेकिन किस दिन लूंगा ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए कोई सेट ऑफ पैटर्न नहीं होगा कि हाँ सर आते हैं मंडे को ही लेते हैं, या सर ट्यूसडे को ही लेते हैं। मैं ऐसे भी नहीं करूंगा, कभी मंडे ले लिया, कभी सैटरडे ले लिया, कभी फ्राइडे ले लिया, कभी ट्यूसडे ले लिया, जब मेरा मन हो गया। हाँ, मुझे पता होगा कि मुझे कब लेना है, तो मैं पहले से प्लान करके आऊँगा, बस आपको नहीं पता होगा। और ये भी नहीं पता होगा कि क्लास के बाद लूँगा, आके मैं पहले टेस्ट भी ले सकता हूँ, चलो पहले टेस्ट दो उसके बाद पढ़ा सकता हूँ, या फिर थोड़ा पहले आपको थका दूँ पढ़ा करके, ताकि आप दूसरी चीज़ें भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, और फिर आपसे टेस्ट ले लो। आप टेस्ट दो, आपको हर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि वो जरूरी है। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपको मैं उस तरीके से तैयार करूंगा जहां पढ़ने के साथ साथ ना आप हर सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हो। आपका माइंड जो होता है ना, वो सिचुएशनल बेस्ड रिएक्ट करता है, और यही आपको आना चाहिए। जब इंटरव्यू में जाते हो ना, तो वहां इंटरव्यूअर आपको क्या करता है, परेशान करने के लिए ऐसी चीज़ें पूछेगा जहां आप थोड़े से स्ट्रेस में आ जाओ। और जब आप स्ट्रेस में आओगे तो आप हो सकता है या तो आंसर गलत दे दो, या तो आप आंसर दे नहीं पाओगे। हो सकता है आपको स्वेटिंग होने लगे, पसीना आने लगे, आपको कुछ जो याद रहे वो आप भूल जाओ। तो वहां पे देखा, क्योंकि IAS अधिकारी जब बैठता है ना DM की कुर्सी पे, उसके पास पूरे जिले का प्रशासन होता है, और उसको खुद नहीं पता होता कि अगले दिन उसके जिले में क्या हो जाए। और अचानक से जब कोई चीज आपके जिले में हो गई तो सब आपकी तरफ देखेगा कि सर हाँ बताइए क्या करना है। तो उस समय आप अगर खुद घबरा गए तो आप बाकी इतने बड़े प्रशासन, इतने बड़े जिले को, इतने उस जिले में रहने वाले लोगों को किस तरीके से आप डील करोगे। और फिर आपको ऊपर वालों को जो बैठे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं करना है, वो आप ही की तरफ देखेंगे, प्रेस की संभाला कैसे, नहीं संभाला उठा के ट्रांसफर। और जरूरी नहीं कि उसी विभाग में हो,
वो डिमोशन करने के लिए किसी और विभाग में भेज देंगे जहां सिर्फ फाइलें देखते रह जाओगे। तो इसलिए अपने आप को उस तरीके से लेकर चलना है, बनना आईएएस ही है। और इसलिए सोच लो कि आप आईएएस हो अभी से, और हो तो बस उसी तरीके से लाइफ को जीना शुरू करना है ना। सबको बनना है, किसी का है तो नहीं कि छोड़ो कुछ और देख लेंगे। आईएएस ही बनना है सबको? आईएएस नहीं बनना, तो एसपी मतलब एसडीएम भी बनना होगा, आईपीएस बनना है, वो तो और अच्छी बात है। आजकल तो अगर देखा जाए तो यूपी के काफ़ी सारे ज़िलों में कमिश्नर प्रणाली आ गई है, और कमिश्नर प्रणाली में देखें तो वहाँ पे आईएएस या फिर आईपीएस को काफ़ी प्रमुखता दी जा रही है। कमिश्नर प्रणाली पढ़ा है क्या होता है? नहीं? देखिए, कमिश्नर प्रणाली पता होनी चाहिए, अगर आया था आपको पढ़ना चाहिए, ये बताने वाली बात नहीं है। देखो, अभी यूपी में भी लागू है, 5 से 6 जिलों में लागू कर दी गई है, जिसमें आपको गाजियाबाद भी है, वाराणसी भी है, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, ठीक है। तो प्रयागराज की भी बात चल रही है, नोएडा की बात चल रही है, यहाँ पे नोएडा में आज शायद ऑलरेडी लागू है। तो यहाँ पे क्या है, कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए। कमिश्नर प्रणाली में आपकी प्रशासन व्यवस्था डीएम से हट के कमिश्नर के पास चली जाती है, डिसीजन मेकिंग कमिश्नर के पास चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे सारा प्रशासन, सारी चीज़ें, सारी उत्तरदायित्व तो आपको कमिश्नर रेगुलेट करता है, वहाँ डीएम की भूमिका आपको खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, प्रणाली डिफरेंट हो, गवर्नेंस अलग हो जाता है, और आपको कहीं ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं रेगुलेट करने को लेकर के, और आपके ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, डीएम पर ज़्यादा होता है चीज़ों को लेकर के। आप उतने डिसीजन मेकिंग में फ्री नहीं होता है डीएम, लेकिन कमिश्नर के पास डिसीजन मेकिंग के कई ज़्यादा पावर होती है। और ये ज़्यादातर ऐसे सिटीज़ में आपको लेकर आ रहे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर चीज़ें आपको कह सकते हैं कि सिटी डेवलप हो रही है, जिसको हम कहते हैं महानगर बनने की ओर है, उन सिटीज़ को यहाँ पर वो डेवलप कर रहे हैं कमिश्नर प्रणाली के थ्रू। और सिर्फ ये यूपी बेस्ड नहीं है, ये ऑलरेडी कई सारे स्टेट में वो उन्होंने कमिश्नर प्रणाली बना रखी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम वहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर चलेंगे। आपकी क्लास की रणनीति कल से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 11 बजे से आपकी क्लासेस रहेंगी, 12:30 तक रखना है। नोट्स यहाँ पर आपको बेसिकली पीडीएफ के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं, कंटेंट आपका जो भी रहेगा तो हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बस आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। आपको काम जो करना है वो ये रहेगा कि वापस घर पे जाके रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके लेकर आए, ठीक है। रिवीजन डेली करना है, शॉर्ट नोट्स डेली क्रिएट करने हैं, ये आपका टास्क डेली बेसिस रहेगा। डाउट्स हम 10 से 15 मिनट में देखेंगे, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ को भी हम साथ साथ यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। किसी को कोई कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम कल मिलेंगे तो सेम टाइम पे बाकी अन्य चीज़ों को डिस्कस करना है। कोई क्वेश्चन? हाँ पूछें। लिखना क्यों ज़रूरी है आंसर राइटिंग के लिए? देखो, हम यहाँ पर लिखाने वाले नहीं हैं मेरी क्लासेस में, फिलहाल जनरल साइंस की क्लास में, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप जैसे आज बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, कल यहाँ पर एक पीडीएफ होगी, मैं आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट कंटेंट होगा, वो पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी, ये भी है, ठीक है। तो उससे जाकर आप रिवीजन करें, और नहीं पीडीएफ के थ्रू आपको लेकिन शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, वो आपको नोट्स बनाने, वो आपको लिखना है, और उसके लिए एक प्रॉपर आपको अपने नोट्स बनाने हैं जनरल साइंस के। तो यहाँ पर जो आपके हाथ थकाने वाला काम है वो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन वो काम आपको घर पे जाकर खुद करने पड़ेंगे। हाँ, जब मैं पढ़ाता चलूंगा तो आपको यहाँ पर ये बताता चलूंगा कि नोट्स बनाने कैसे। जैसे हम कल स्टार्ट करेंगे, कोशिका है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान क्या होता है, किसने खोज की है, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, इसके अंतर्गत किसने खोज की थी, फिर इसमें कोशिका क्या होती है, कोशिका किसने खोज की, कोशिका किस तरीके से बनती है, किसका किसमें यूज़ होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उनमें मैं आपको की पॉइंट्स बताता चलूँगा कि देखिए इसमें ये चीज़ें आपको लिखनी है, इसमें ये चीज़ें आती हैं, इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ वहाँ पे हाईलाइटेड भी करता चलूँगा कि आपको इनको ध्यान में रखना है, माइंड को यहाँ पर एक्टिवेट रखना है, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि पूछा जो जाएगा वो यही जाएगा, ठीक है। तो क्लासेस आपको लिखनी नहीं है यहाँ पर, हाँ लेकिन सुनना पड़ेगा। और कुछ? पहले दे दें? वैसे स्क्रीन पे ही देखना है, मोबाइल पे देखना नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलूँगा उसको सुनना है, उसको समझना है। पीडीएफ आपको क्लास के पहले या बाद में कोई भी मिल जाए, आपको देखना है स्क्रीन पे ही। पीडीएफ का यूज़ आपको घर पे जाके करना है, उससे देख करके चीज़ों को नोट डाउन करना है, ठीक है। मिल जाएंगे आपको, मैं पहले भी क्लास में आते हैं मैं डिलीवर करा दूंगा। और कुछ?
मानकर चलते हैं 20 से 25 दिन। टॉपिक आप लेट आए क्या? आप लेट आए? टॉपिक डिस्कस किया गया था, ध्यान दिया? तो फिर कल से आप देखिएगा। और कितने तक? साइंस की भी काफ़ी बेसिक क्लियर है, इजी है। साइंस पढ़ी है, एनसीईआरटी अगर आपने, देखिए एनसीईआरटी बेसिक है आपका, और एनसीईआरटी कभी भी किसी भी बच्चे के लिए पढ़नी कब चाहिए ये भी ध्यान रखिए। अगर आपने पढ़ रखी है अच्छी बात है, और हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हमें तभी पढ़ लेनी चाहिए। आप एडवांस भी पढ़ रहे हो, जब आपने एडवांस बुक उठाई ली है और उसको पढ़ना ही लगे हैं, फिर एनसीईआरटी का यूज़ नहीं बचता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी की आपको एडवांस बुक में ऑलरेडी भी होता है, ठीक है, बेसिक भी होता है। और एनसीईआरटी जो है वो बेसिक्स हैं, बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करता है और बेसिक चीज़ें ही आपको बताता है, किसी भी सब्जेक्ट की होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ जनरल साइंस की है, इकोनॉमी की भी पढ़ोगे, पॉलिटी की भी पढ़ोगे, हिस्ट्री की भी पढ़ोगे, सोशल की भी पढ़ोगे, इन्वायरमेंट की भी पढ़ोगे, सब की जो बेसिक फंडामेंटल है वो एनसीईआरटी। तो यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको पता है कि ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप एक काम यहाँ पे हमेशा करिएगा कि आपको अगर पता चल जाए 10 से 15 दिन में यहाँ पर होने वाला है, तो आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ डालिएगा। उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक क्या क्या आता है, क्या चीज़ें पूछी आ रही हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके, और उसके बाद जब टीचर उसे पढ़ाएगा तो आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है और आप एक फ्लो में चीज़ों के साथ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपके डाउट्स काफ़ी सारे अगर रहते भी हैं, आपने मान लीजिए अगर पढ़ा भी है, डाउट्स रहते भी हैं, तो जब टीचर आके वही टॉपिक पढ़ाता है, उनको क्लियर करता है, तो बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि डाउट्स खटकता रहता है माइंड में, वो हमेशा बना रहता है, और जैसे ही वो टॉपिक टीचर छेड़ता है, उसको पढ़ाना शुरू करता है, वो अचानक से आपको वहाँ पर सीधा फोकस्ड कर देता है कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आता, इसको समझना है। और जब वो चीज़ें समझाई जाती हैं, वहाँ पर वो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, एकदम फोकस, और आप आगे चलकर उस टॉपिक को भूलते भी नहीं। इसलिए हमेशा एनसीईआरटी को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है, एक साथ भी न मत पढ़िए, उस समय पढ़िए जब कोई सब्जेक्ट या टॉपिक आपको शुरू होने वाला है, टीचर पढ़ाने वाला है। और कोई भी टॉपिक शुरू होगा तो आपको 10 से 15 दिन पहले पता चल जाएगा कि अगला टॉपिक हमारा क्या आने वाला है, ठीक है। कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है? साइंस की नहीं पढ़ी? हाँ जी, पॉलिटी की पढ़ी है, ओके, कोई नहीं पढ़ी है तो इस बार तो गया टाइम, इस बार तो अब आ ही गए पढ़ाने। मैं अगले बार की बात कर रहा हूँ। ये अगर स्ट्रेटजी आप रखोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपकी एनसीईआरटी भी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। नहीं तो कहते हैं सर एनसीईआरटी कब पढ़ें, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मत करो, एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समय का सही तरीके से यूटिलाइज, और कहते हैं ना एक अच्छी रणनीति ही आपको यहाँ पर सक्सेस दिलाती है। उस अच्छी रणनीति में टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप सभी को एज ए स्टूडेंट, कितने लोगों का टाइम टेबल फिक्स है अभी तक? टाइम टेबल किस चीज़ का? आप सब पढ़ रहे हैं, एक स्टूडेंट लाइफ का टाइम टेबल किसका किसका सेट है? बस एक दो, ये तो बहुत गलत। हाँ, वो पीछे आपके बैठे हैं, दूसरे ये हैं, बाकी का टाइम टेबल नहीं है। मतलब जब मन हुआ पढ़ लिया, जब मन हुआ सो गए, जब मन हुआ उठ गए। पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी देखो पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी ना वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, मेरे साथ रहते रहते मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाता चलूँगा कि लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और टाइम टेबल के हिसाब से आना चाहिए। टाइम टेबल जानते हैं इसलिए नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज़ें कब पढ़नी है, टाइम टेबल अनुशासन होता है, आपको डिसिप्लिन बनाता है, और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और एज ए आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर या जो भी है। आप बनो या ना बनो, लेकिन आप अपनी लाइफ में अगर डिसिप्लिन है तो वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको किसी भी फील्ड में होगे आपको आगे ले जाने के लिए। और ये हर एक व्यक्ति के हर एक फील्ड में है। जो एक डिसिप्लिन है, अपने समय को कब किसके लिए यूज़ करना है और उसे मल्टीपल तरीके से यूज़ करता है, वो आपसे कहीं आगे होगा, ठीक है। तो अगर नहीं बनाया है तो कोशिश करिए धीरे धीरे अपने आप को अगले महीने तक नहीं जाना है, इसी महीने तक, लास्ट तक, आफ्टर दिवाली, नवंबर अक्टूबर चल रहा है तक सेट कर लो एक।
देखो, बॉडी रिएक्ट तभी करना शुरू करती थी जब आप एक चीज़ को माइंड में लेकर एक टाइम को सेट कर लेते हो। जैसे होता नहीं कि मुझे इस टाइम उठना है ना, कि इस टाइम उठना है। आप 2-4 दिन 5 दिन उठोगे, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है, फिर आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है उस टाइम पे। 5:30 बजे नहीं कि आपको नींद खुल जाएगी, ना अलार्म की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को आके उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक उठ जाओगे बेड से। पढ़ने का होगा, मुझे इस टाइम पे यहाँ पे पढ़ना है। सोने का है, मुझे इस टाइम तक सो जाना है। अब सो जाना है तो ये नहीं मोबाइल लेके बस देख रहे हैं। सो जाने का मतलब सो जाना है, मोबाइल को साइड में रख देना। हम बहुत यूज़ करते हैं आजकल स्मार्टफोन्स का, और उस टाइम तक यूज़ करते हैं जब तक हम बेड पे सोने जाते हैं। बेसिकली बेड पे जाने से 1 घंटे पहले हमें कोई भी डिजिटल डिवाइस को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। जो आपकी आंखें होती हैं, ठीक है, उसमें एक हार्मोन्स निकलता है जो आपको नींद में लाता है। अगर आप लगातार स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं और नींद के में बेड पे जाने से पहले तक, तो वो आपकी बॉडी पे जो होती हैं इंफ्रारेड किरणें होती हैं जो इसमें आपको रहती हैं, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी पे लगातार आंखों में पड़ती हैं, और आपकी आंखों में पड़ने के कारण जो आपका हार्मोन्स होता है वो आपको निकलता ही नहीं है, टाइम से स्रावित ही नहीं हो पाता है, और आपको नींद नहीं आती है फिर। और आप लेटोगे भी तो इधर उधर पलटते रहोगे, करीब आधे घंटे, किसी को 1 घंटे लग जाते हैं नींद आने में। लेकिन अगर आप वही चीज़ छोड़ के 1 घंटे पहले आप कुछ पढ़ने लग जाओ, बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप उसके बाद बेड पे जाओगे ना तो लेटते ही आप सो जाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ को यूज़ कब करना है ये भी एक टाइम टेबल, ये भी डिसिप्लिन है। हम चीज़ों को कब और कैसे यूज़ करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सीख जाओगे ना तो बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर और किसी को सिर्फ बायो, ओनली बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। हाँ हाँ, अभी तो साइंस एंड टेक मैंने कुछ टाइम पहले ही फिनिश की है ऑनलाइन क्लासेस में। मैं यहाँ आने से पहले मैं साइंस एंड टेक ही पढ़ा रहा था, तो साइंस एंड टेक हमने जस्ट फिनिश की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी हाल फिलहाल में साइंस एंड टेक की क्लासेस चलेंगी तो सिर्फ आपको जनरल साइंस की क्लासेस ही चलेंगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की। और साइंस एंड टेक आई थिंक एक गैप के बाद ही आपको होगा, और वो गैप में भी 5 to 6 मंथ का भी हो सकता है। IAS में आएंगे, PCS में आएगा, प्री में जनरल साइंस ही आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जनरल साइंस को निगलेक्ट मत करिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। सिर्फ IAS के एग्ज़ाम में आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और प्री में भी आते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट PSC के एग्ज़ाम में भी बैठने जा रहे हो तो आपकी जनरल साइंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने वाले हो अगर आपने जनरल साइंस को छोड़ दिया है तो। और 10 से 15 क्वेश्चन का मतलब आपके मेरिट से बाहर हो, क्योंकि हर एक नंबर का कंपटीशन है। तो एक एक नंबर से आप बाहर हो जाते हो, तो यहाँ 10-15 क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हो तब तो मतलब आप कब के बाहर हो, बहुत पीछे ही हो। मतलब आके फिर रिजल्ट का और आंसर की का वेट नहीं करना है। अगर आप 15 क्वेश्चन छोड़ के आए हो तो सीधा क्या करना है, अगले साल की तैयारी में लग जाना है। देखना ही कोई वीडियो कि हाँ इसमें आंसर की बता रहे हैं, इसमें ये कितना कट ऑफ आ रहा है, देखना ही नहीं, छोड़ दिया हमने, पेपर ही छोड़ दिया, 15 नंबर तो छोड़ा है सीधा ही, है ना। ठीक है, तो रही बात साइंस एंड टेक की, फिलहाल वो पाइपलाइन में नहीं है आगे का आने में। हाँ, जब होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए, टीचर पढ़ाने को तो 1-1 महीने में तीनों खत्म कर देगा, और इतना ही लगता ही है, तो मैक्सिमम मान के चलिए 3 मंथ में। हाँ, अब ये है कि जैसे कि 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। एक होता है जैसे कि आपने अभी पूछा सर लिखाया जाएगा। अगर मैं पढ़ाता भी हूँ, एक चीज़ समझाया, फिर आपको लिखाया, फिर पढ़ाया, फिर सिखाया, लिखाया, तो वो आपको 1 महीने का कोर्स 2 महीने चले जाते हैं, 2 महीने का कोर्स 4 महीने चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो मैं मेथड लेकर चलूँ, ठीक है, अगर उसके थ्रू ही हम चीज़ों को पढ़ाएं और पढ़ाएं भी, तो आपका आधा समय लगेगा। अच्छा, 2 महीने के कोर्स को हम 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे, और आपका जो समय बचेगा, क्योंकि आपने 1 महीने में कंप्लीट कर लिया, और साथ साथ जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, यहाँ आप लिखने वाले नहीं हो, घर में जाके अपने शॉर्ट नोट्स भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिए, टेस्ट भी दे दिए, आप वेल प्रिपेयर्ड हो गए। मैं कहूँगा आपकी साइंस कहीं अदर सब्जेक्ट से जो आपने पढ़े हैं, आप इस सब्जेक्ट पर कमांड आपको जल्दी मिल जाएगी बजाय अदर सब्जेक्ट में। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने एक बार लिखा है, फिर वापस उसी नोट्स को फिर से आप कॉपी आउट करने वाले हो, ठीक है, उसमें की नोट्स निकालने वाले हो, तो वो समय ज़्यादा लगता है, एक्स्ट्रा टाइम आपका जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट ही सीखना है, हम हर जगह पे किस तरीके से टाइम को बचा सकते हैं, है ना।
तो जहाँ पे जिस सब्जेक्ट में ये है कि हाँ मैं PDF के थ्रू चीज़ों को दे सकता हूँ, मैं दूंगा। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हर सब्जेक्ट में होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जैसे कि मेंस के टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपका सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी आपकी हो गई, तो वहाँ पे टॉपिक आपको बस पढ़ाना और लिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए PDF बनाने में प्रॉब्लम होती है। कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मेथड वही है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे अभी मैं बात करूंगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि हाँ बायोलॉजी की क्लास है, 1 महीने में आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, छुट्टियों को छोड़ करके, छुट्टियों को हम शामिल कर लेंगे तो हो सकता है ये जितनी छुट्टियां होंगी वो एक्स्ट्रा होती चली जाएंगी, तो 1.5 महीना भी हो सकता है, ज़्यादा छुट्टियां पड़ गई तो। लेकिन हम सिर्फ अगर क्लास की बात करें तो 1 महीना काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो मान के चलिए 3 महीने में, बोला तो मैंने 1 महीना पर सब्जेक्ट, तो 3 महीने लग जाएंगे बिना छुट्टियों के। विद छुट्टी 4 मंथ भी हो सकते हैं, 5 मंथ भी हो सकते हैं। और ये भी है, मैं सिर्फ बायो ही पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अदर कोई टीचर पढ़ाएगा, तो वो कैसा पढ़ाएगा वो उसके ऊपर भी निर्भर है। क्या मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ बायो पढ़ाऊंगा, सारी PDF से पढ़ाऊंगा और 1 महीना लगेगा और वो खत्म हो जाएगी। अदर टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे वो उनके ऊपर निर्भर है। विद छुट्टी विदाउट छुट्टी कितना एक्सटेंड होगा, वो जो टीचर पढ़ाने आएगा तो वही आपको बताएगा कि हाँ 2 महीने में वो खत्म करेगा, 3 लगेंगे उसे, 4 लगेंगे उसे, वो उस टीचर की कैपेबिलिटी है, ठीक है। वो किस तरीके का मेथड अपनाता है। देखिए हर एक टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का, है ना। तो हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहता है, किस तरीके से समझाना चाहता है, वो उसके ऊपर है। तो आप बायो से रिलेटेड अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा 1 महीने में हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां ज़्यादा हो रही हैं, तो हमारा 1.5 महीना जाएगा और हम मान के चलते हैं नवंबर लास्ट। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नवंबर लास्ट। हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सब चीज़ पढ़ने, मैंने आपको जो बताया है हम पढ़ने वैसे ही वाले हैं, खत्म करने वाली बात नहीं है। यहाँ कोर्स आपको देखिए हम अच्छे तरीके से भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम 6 महीना कोई कोर्स खींचें, ये गलत तरीका है। आप खींच नहीं सकते, आपका टाइम खराब हो रहा है। टीचर की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सबसे बेस्ट तरीके से भी सबसे शॉर्ट वे में आपको पहुंचा दे चीजें, कंटेंट, और आपको इस तरीके से तैयार कर दे कि ना सिर्फ आपने वो पढ़ा हो, बल्कि साथ साथ आप उस सब्जेक्ट पे कमांड भी हासिल कर चुके हो उसके पढ़ाने के साथ साथ ही। ये टीचर की कैपेबिलिटी है, ये टीचर की कैपेसिटी है, किस तरीके से आपको वहां पर देता है। यहाँ पे फिनिश भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बस मुझे बस आना है, बस डेली पढ़ा के खत्म करना है। इसीलिए मैंने देखिए पढ़ाने का 90 मिनट का टाइम को भी मैंने शॉर्ट कर दिया है कि हम 75 मिनट ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। आपको सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय पढ़ाने के। पढ़ा तो कोई भी देगा आपको, आया PDF है, बुक्स है, पढ़ के बता के चला गया, है कि नहीं। सिर्फ बायो की लीजिए, ठीक है। फिर अभी बायो की क्लास भी चल रही है, बायो की क्लास ही मैं पढ़ाऊंगा भी, तो आप सिर्फ बायो की बुक्स यहाँ पर ले लीजिएगा। जब फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टार्ट होगी तब ले लीजिएगा, या अगर लेनी है तो दोनों भी ले सकते हैं। जब स्टार्ट होगी तो पढ़ना लगना है, क्या करना है, खरीदना आपके ऊपर है। लेकिन फिलहाल बायो की लेकिन होनी चाहिए आपके पास। बुक्स यही रहेंगी, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। टीचर भी दूसरा रहेगा, ये भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। मेथड भी चेंज हो सकता है, ये भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। बस वो ये कंफर्म करेंगे कितना टाइम उन्हें लगेगा, ठीक है। और कुछ सब पता चल जाएगा, टाइम तो बीतने दीजिए। पहली क्लास, पहली नॉलेज, पहले इंटरेक्शंस। और एक चीज़ पता नहीं आप कितने लोग आप बिलीव करते हैं, मैं नहीं करता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे टाइम लगता है, मैं किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी पे जल्दी चीज़ें मुझे इम्पैक्ट नहीं करती हैं, मुझे टाइम लगता है शायद। और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं जब तक किसी को सामने से अच्छे से समझ नहीं लेता हूँ, और तब तक जब तक मुझे वो व्यक्ति समझ में नहीं आता है, तब तक मैं कोई अपनी राय भी नहीं रखता हूँ। लोग बहुत जल्दी किसी के बारे में राय बना लेते हैं, बहुत जल्दी, और कोई तो बस पहली बार देखा और हाँ उसके मन में एक माइंड आ जाता है, अच्छा ये ऐसा ऐसा होगा। देखिए हर व्यक्ति हर सिचुएशन में एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको लगता है कि हाँ सर हेल्प कर देंगे, नॉलेज में कैसा होगा आपको नहीं पता, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे नॉलेज आप गेन करोगे, क्लासेस हमारी होंगी, फिर आपको वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी कुछ मत सोचिए क्या हेल्प मिलेगी क्या नहीं। हाँ बातें हैं, तो बातें तो कोई भी बहुत बड़ी बड़ी भी कह सकता है, लेकिन बातें करने के साथ साथ हम करके दिखाएंगे, तब फिर आप 1 महीने बाद बायो ख़त्म होगी, फिर डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। और कुछ नहीं, चलिए फिर थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है, कल मिलते हैं।
रेडी होके आइएगा।